हो गया, ठीक है। पीछे बातें होगी तो ध्यान दे लो जरा, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें इसमें, यानी जो आज की क्लास है, क्लास नंबर 84 इंपोर्टेंट है, और यहाँ से जो पेपर होने वाला है, एक या दो क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा इस टेबल में से, यानी इस पीडीएफ में से। ध्यान रखना जरा, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्रम, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्रम पूछा जाता है कि क्रम में से लगाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन भारत में चलाया गया था, चंपारण, ठीक है। इसे क्रम के अनुसार की बात करें हम, पहला चलाया इन्होंने चंपारण, दूसरा चलाया था अहमदाबाद, दूसरे नंबर पे अहमदाबाद, और तीसरा चलाया इन्होंने खेड़ा, फिर असहयोग। अगर पूछ लिया जाए गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्रम क्या था, तो हम कहेंगे पहला कौन सा है, चंपारण। पहला कौन सा, चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा, चौथा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन पहले नंबर पे चला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा और चौथा असहयोग। पहला नंबर, पहला चंपारण, दूसरा तीसरा और चौथा असहयोग, चौथे नंबर पे असहयोग। तो ध्यान रखना जरा, चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भारत में कहाँ किया था, तो हम कहेंगे चंपारण। चंपारण जो आंदोलन चला था 1917 नील की खेती के विरोध में चलाया गया था। लेकिन अगर कहता है गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत के अंदर कहें तो हम कहेंगे चंपारण, और अगर कहें पहले, सबसे पहले कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा अहमदाबाद मिल आंदोलन ये चला इन्होंने 1918 में, और खेड़ा आंदोलन भी चला 1918। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930। अच्छा बताओ जरा, उत्तराखंड से गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में कितने लोग शामिल थे, तीन में पहला नाम, पहले नंबर पे ज्योतिराम कंडपाल, दूसरा खड़ग बहादुर, तीसरा भैरव दत्त धूलिया। अच्छा बताओ जरा, अगर गांधी जी अपने उत्तराखंड में टोटल कितनी बार आए, कितनी बार आए, 6 बार। अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी, डेट क्या थी, 5 अप्रैल 1915, 5 अप्रैल 1915। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, गांधी जी ने पहली बार देहरादून की यात्रा कब की थी, 1916, 1916। अगर पूछ ले गांधी जी ने अगर कुमाऊं की पहली बार यात्रा की थी, 1929, 1929। अगर पूछ ले गांधी जी द्वारा, अगर पूछ ले हम गांधी जी द्वारा किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, कोसानी। और कोसानी में कितने दिन रुके, कितने दिन रुके, और यहाँ पे पुस्तक लिखी अनासक्ति योग टीका, अनासक्ति योग टीका। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद तो ध्यान रखना, नमक सत्याग्रह में 12 मार्च 1930 याद रहेगा। तो पहले नंबर पे चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा और चौथा असहयोग। अगर कहता है चंपारण कब चला, 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। बता सकते हो गांधी जी ने अगर पूछ ले नमक कानून कब तोड़ दिया था, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। ध्यान रखना जरा। इसके बाद अगर बात करें ओपेक की बात करूं, ओपेक से भी क्वेश्चन पूछा गया है।
ओपेक की अगर मैं बात करूं, ओपेक की स्थापना कब होगी? 1960। अभी अभी हमने पढ़ा था कि बीआरओ की स्थापना भी कब होती है? 1960। कई बार पूछा गया बीआरओ का पूरा नाम बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होगी? 1960। और इसमें हमने पढ़ा था इसका काम क्या होता है, जो देश से लगे हुए सीमावर्ती देश है वहां की सड़कों की रेख देख की जिम्मेदारी किसकी होती है? बीआरओ। ध्यान रखना जरा। अगर बात करें ओपेक, ओपेक क्या है तो ध्यान रखना, तेल निर्यातक संगठनों की सबसे बड़ी संस्था कही जाती है ओपेक। ओपेक की स्थापना कब हो जाती है? 1960। ओपेक का मुख्यालय पूछेगा, ओपेक का मुख्यालय पूछेगा तो वियना। और वियना कहां से है? तो ऑस्ट्रिया। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया। ओपेक क्या है तो पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, या हम कहेंगे संस्था। ध्यान दे ले, यहां पे चक्कर मकर मत करो बैठ के। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक कृषि संकट सिद्धांत दिया था, ये पेपर में पूछा गया था। तो किसने दिया था? इरफान हबीब। जो पेपर सेट लगाता होगा, पहले पेपर जिसने लगाए तो उसे क्वेश्चन जरूर मिला होगा ये, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक हम कहते हैं किसे? बाबर। किसे कहते हैं? बाबर। मुगल वंश का बाबर। अगर बाबर का जन्म कहें 14 फरवरी 1483, वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था किसका जन्म? बाबर का, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे हम कहा हुआ था? फरगना। अगर पापा का नाम क्या था? बाबर के पापा का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। तो ध्यान रखना। अच्छा चलो, ये तो मुगल वंश की बात हुई, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? गुप्त वंश की श्रीगुप्त। मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहन वंश की सिमुक। अगर कुषाण वंश की? कुजुल कड़पिसेस। अगर पूछ ले नंद वंश की महापद्मानंद। अगर पूछ ले गुप्त वंश की श्रीगुप्त। अगर पूछ ले वर्धन वंश की? हाँ जी, पुष्यभूति। किसने की थी? पुष्यभूति। अगर शुंग वंश की कहता तो पुष्यभूति शुंग कहेंगे, पुष्यभूति शुंग। गुलाम वंश की बताइए जरा। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे मौर्य वंश का अंतिम शासक, वरदत्त मौर्य। कौन था? वरदत्त मौर्य। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि बताएं मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो हम कहेंगे बाबर। कौन था? बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 कहां से हुआ? फरगना। इसके पापा का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पापा का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। तैमूर वंशज से थे। पानीपत का युद्ध कई बार पूछा गया। 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। अगर पूछ ले पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। अगर बाबर ने तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया था किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध। बाबर की एक आत्मकथा पूछी जाती है, तुजक ए बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाबरनामा। अगर तुजक ए बाबरी किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। अगर तुर्की भाषा ना हो तो चगताई पे जा सकते हैं। कौन सी है? चगताई, ठीक है। तो यहाँ पे बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 21 अप्रैल 1526। अगर पूछ लिया जाए किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि युद्ध मैदान में मरने वाला शासक कौन कहा जाता, तो हम कहेंगे इब्राहिम लोदी। बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी, जिसे हम कहते हैं बाबरनामा। और कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा। कौन सी है? तुर्की। इसके अलावा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु बताओ जरा। कौन सी है? तांबा। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तो तांबा। अगर तांबा उत्पादन में पहला देश कहे तो मध्य प्रदेश।
कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर पूछ ले तांबा उत्पादन में पहला राज्य है भाई, कौन सा है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा राज्य राजस्थान। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजस्थान का खेतड़ी और भीलवाड़ा, राजस्थान का खेतड़ी और भीलवाड़ा ये किसके लिए फेमस है? तो तांबे के लिए। किसके लिए फेमस? तांबे के लिए। और कई बार पूछा गया कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन। तांबा और टीन। लेकिन पीतल कहा तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इसमें कि बताए मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तांबा उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? मध्य। दूसरा राज्य, दूसरा राज्य राजस्थान का खेतड़ी भीलवाड़ा किसके लिए फेमस? तांबे के लिए। और कांसा किसका मिश्रण? तांबा किसका मिश्रण? सॉरी, अगर कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन। अगर पूछ ले कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन। पीतल किसका है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, याद हो गया। इसके बाद अगर बात करें बॉक्साइट की, बात कर लेते बॉक्साइट। बॉक्साइट सबसे ज्यादा अगर पूछ ले भारत में कहाँ होता है तो ध्यान रखना उड़ीसा। भारत के अंदर बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? उड़ीसा। और ध्यान रखना बॉक्साइट किसका अयस्क कहा जाता है? एल्युमिनियम। किसका है? एल्युमिनियम। अबरक उत्पादन में पहला देश कौन सा है? अब ध्यान देना जरा, अबरक में सबसे पहला स्थान आता है चीन। किसका आता है? चीन। और दूसरे नंबर पे आता है भारत। दूसरे पे कौन है? भारत। लेकिन अगर पूछ ले भारत में सबसे ज्यादा अबरक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। कहां से होगा? आंध्र प्रदेश। अगर दूसरा राज्य कहे तो राजस्थान। दूसरा राज्य राजस्थान। सोना उत्पादन में कर्नाटक। सोना में कर्नाटक। क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है। किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कोलार। सबसे ज्यादा सोना अगर कहें तो कहां से होता है? कर्नाटक। और कर्नाटक के भी कौन से क्षेत्र में? कोलार। सोना उत्पादन में दूसरा हो जाता आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो अगर पूछ लिया जाए बॉक्साइट उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अगर बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम। किसका है? एल्युमिनियम। अबरक उत्पादन में पहला देश चीन। पहला देश चीन। दूसरा भारत। दूसरा भारत। प्रथम राज्य, पहला राज्य, दूसरा राज्य सोना उत्पादन में, सोना उत्पादन में कर्नाटक। सोना उत्पादन में कर्नाटक। अगर किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? कोलार। सोना उत्पादन में दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे बात कर लेते सूती वस्त्रों की। अगर पूछ लिया जाए भारत के अंदर पहली बार सूती वस्त्र कारखाना या सूती पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? तो ध्यान रखना कहाँ लगाई जाती है? तो कोलकाता। कहाँ लगाई जाती है? कोलकाता। लेकिन कोलकाता कैसी थी? असफल। कैसी थी? असफल। ये जारी नहीं हुई, ये चली नहीं, बीच में अरे बातें मत करो, ठीक है। कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो कैसी थी? असफल। लेकिन अगर पूछ ले यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी तो हम कहेंगे 1818। 1818 भारत के अंदर पहली बार सूती वस्त्रों की मिल या कारखाना कहाँ लगता है? कोलकाता। और कोलकाता लगता है तो लेकिन क्या था? असफल। ये चल नहीं पाया। लेकिन अगर कहे पहला सफल कारखाना कहाँ लगा? मुंबई। और मुंबई कब लगा था? 1854। 1854। अगर सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता मुंबई, भारत के अंदर सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई। तो ध्यान रखना पहली बार सूती वस्त्रों की मिल कहाँ लगाई गई? कहां सी लगाई? कोलकाता। कब लगाई? 1818। सफल कारखाना, सफल कारखाना कब लगाया? 1854। सफल कारखाना 1854। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी और भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगर पूछ ले भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? अच्छा जी, पहले पूरा क्वेश्चन सुना करो ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान देना जरा,
अगर भारत की राजधानी दिल्ली कहे तो हम कहेंगे 1912। घोषणा होगी 11 में। घोषणा कब होगी? 11 में। नई दिल्ली बनेगी 1931। 1931 में। क्लियर हो गया? आगे चले। इसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, बताओ किसे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर। किसे कहेंगे? कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। किसे कहेंगे? कोयम्बटूर। और भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद। किसे कहेंगे? अहमदाबाद। और भारत की अधिकांश जनसंख्या किस उद्योग में लगी हुई है? तो कपड़ा उद्योग। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत की अधिकांश जनसंख्या किस उद्योग में लगी हुई है? तो कपड़ा उद्योग। भारत का प्रथम ऊनी कारखाना लगाया गया कानपुर। कहां से लगाया? कानपुर। और कब लगाया था? 1876। 1876। अगर पूछ लिया जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे कहेंगे? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1900। असहयोग आंदोलन कब चला? 1 अगस्त 1920। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930। लेकिन नमक कानून कब तोड़ दिया? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। अगर पूछ ले बाबर का जन्म कब हुआ? हाँ जी, कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। कहां से हुआ? कहां से हुआ? फरगना। कहां से हुआ? फरगना। बाबर के पापा का नाम? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पापा का नाम उमर शेख मिर्जा। अगर पूछ ले पानीपत का पहला युद्ध हुआ था कब? 1526। कब हुआ? 1526। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुझा के बाबरी। तुझा के बाबरी। तुझा के बाबरी ना हो तो बाबरनामा। कौन सी भाषा है? तो तुर्की। कौन सी भाषा? तुर्की। तुर्की ना हो तो चगताई। अब बताओ जरा, अगर बॉक्साइट उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। अबरक उत्पादन में पहला देश कौन सा है? चीन। आंध्र प्रदेश कौन सा बता रहे हैं? पहले पूरा क्वेश्चन सुन लिया कर, ठीक है? पहले पूरा क्वेश्चन सुना कर ध्यान से क्या पूछ रहा हूं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है। देश की बात कर रहा हूं तो देश कौन सा है? पहला चीन। पहला कौन सा है? चीन। दूसरे नंबर पे भारत। राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे राजस्थान। अगर सोना उत्पादन में कर्नाटक। अगर पूछ ले यहाँ पे सोना उत्पादन में कर्नाटक के, तो हीरा में ध्यान रखना मध्य प्रदेश। हीरा कहां से होता है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। अगर पूछ ले सफल कारखाना कब लगा? 1854। 1854। जल्दीबाजी में फ्लो में गलत जवाब मत दिया करो, पहले क्वेश्चन पूरा समझा करो, ठीक है? कि उससे पहले मैं बताऊं, उससे पहले मैं बताऊं, बताने के चक्कर में वहां गलत हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं, ठीक है? तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पहले सुनना चाहिए। तो यहाँ पे एलोरा के कैलाश मंदिर की बात कर रहे हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता, बताओ जरा? तो ध्यान रखना जरा, नरसिंहदेव प्रथम नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया जाता कर्षण देव राय। किसके द्वारा? कर्षण देव राय। हाँ जी, नरसिंहदेव प्रथम वो है मंदिर है वो सूर्य का, ठीक है? कोणार्क मंदिर है वो, ब्लैक पैगोडा जिसे कहते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझा करो, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? कर्षण देव राय प्रथम। कर्षण देव राय। अगर यहाँ पे विजयनगर की राजकीय भाषा पूछी जाती है तेलुगु। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लेकिन विजयनगर का जो पहला वंश हम कहते हैं संगम, कौन सा था? संगम। वैसे तो कितने वंशों ने राज किया? 4। कितने वंशों ने? 4। पूछे जाते हैं कि 4 वंश में पहला कौन सा? संगम। पहला संगम, दूसरा सालू,
तीसरा तूलो और चौथा आरवीडो। चौथा कौन सा? आरवीडो। अगर पूछ ले संगम वंश का पहला राजा हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम, वैसे तो दो सगे भाई थे हरिहर और बुक्का, राजा कौन बना? हरिहर प्रथम। तो ध्यान रखना, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करसन देव राय। विजयनगर की राजकीय भाषा तेलुगु, क्या बताई? तेलुगु। विजयनगर का पहला वंश संगम। अब विजयनगर में कितने राजवंशों ने राज? 4। कितने वंशों ने? कितने वंशों ने? पहला कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता, ध्यान से सुनना जरा। संगम वंश की स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का, यानी संगम इनके पिता का नाम था। अगर बात करें सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह, और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह, और आरवीडु वंश की तिरुमल। तो ध्यान रखना, विजयनगर में संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का, सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह, आरवीडु वंश की तिरुमल। और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक ईरानी हम कहेंगे यात्री जिसका नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक किसके समय ये भारत आया था? तो हम कहेंगे देवराय द्वितीय। और अगर पूछ ले आंध्र भोज कहा जाता है तो किसे? करसन देवराय। किसे कहा जाता है? करसन देवराय। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? करसन देवराय। तो यहाँ पे विजयनगर में संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का, लेकिन विजयनगर में सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह, आरवीडु वंश की स्थापना तिरुमल, और ईरान से कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। और किसके समय आया? देवराय द्वितीय। आंध्र भोज कहा जाता करसन देवराय, और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करसन देवराय, याद रहेगा। इसके अलावा एक इटली का यात्री आता है डोमिंग पयास, बताओ किसके समय आया था ये? तो ध्यान रखना, डोमिंग जो पयास आता है वो किसके समय आता है? करसन देवराय। अगर इटली का यात्री था जिसका नाम क्या था? डोमिंग पयास, ये किसके समय आया था? करसन देवराय। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? करसन देवराय। और अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी। और ध्यान रखना, एक पूछा जाता अष्ट प्रधान अष्ट दिग्गज, एक पूछता है अष्ट छाप संगठन किसने बनाया था? विठलनाथ। किसने बनाया? विठलनाथ। ये भी ध्यान रखना जरा। अगर चमड़ा यानी जिसे हम कहते हैं कोको का संबंध किस क्रांति से हो जाता है? तो भूरी क्रांति। किससे है? भूरी क्रांति। चमड़ा और कोको का संबंध किससे हो जाता है? भूरी क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक। किससे है? उर्वरक। और काली क्रांति का संबंध पेट्रोल। किससे है? पेट्रोल। सुवर्ण यानी सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी। बताओ जरा, गोल क्रांति का संबंध? गोल क्रांति आलू। अगर पूछ ले गुलाबी क्रांति? अच्छा जी, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, अगर कहता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली। अगर पूछ ले नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य, नीली क्रांति का मत्स्य। एक पूछा जाता है रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडे से। बेइज्जती यहाँ करूंगा बुला के, देख लेना, और कैमरा वहीं घुमाऊंगा सीधा, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। डोमिंग पयास किसके समय आया था? तो हम कहेंगे करसन देवराय। एक वीडियो बनानी पड़ेगी ऐसी, जब नहीं बताया जाता ना डंडे लगते हुए, वो बनानी पड़ेगी, तभी आगे कल जो सारे देखेंगे। ये फोन काट दे जरा, ठीक है। धूसर क्रांति का संबंध किससे हो गया? उर्वरक। और काली क्रांति होगी पेट्रोल। काली क्रांति पेट्रोल। स्वर्ण यानी सुनहरी क्रांति बागवानी। इसके अलावा अगर बात करें हम इसमें कि बताएं मामा भांजा मंदिर कहाँ से है? मामा भांजा छत्तीसगढ़। पद्मनाम केरल। सबरीमाला केरल। अगर पूछ ले विरूपाक्ष
विरूपाक्ष, विरूपाक्ष कहा तो कर्नाटक, कई बार पूछा गया। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ से है? कर्नाटक। कामाख्या कई बार पूछा गया, असम। कामाख्या कहाँ से है? असम। अगर पूछ ले कोणार्क मंदिर, इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ से? उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। मीनाक्षी मंदिर, देखो मदुरई मेन स्थान है, और अगर कहे राज्य कौन सा है तो तमिलनाडु। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना जरा। मामा भांजा मंदिर कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़। मामा भांजा छत्तीसगढ़। पद्मनाम केरल, पद्मनाम केरल। सबरीमाला केरल। विरूपाक्ष कर्नाटक, विरूपाक्ष कर्नाटक। कामाख्या असम, कामाख्या असम। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा, कहाँ से है? पुरी उड़ीसा। और लिंगराज मंदिर कहाँ से है? भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु नहीं हो तो मदुरई, कहाँ से चला जाता? मदुरई। तो मामा भांजा कहाँ से है? मामा भांजा, पद्मनाम, पद्मनाभ, सबरीमाला, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, कामाख्या, कामाख्या। अगर पूछ ले कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क कहाँ से है? उड़ीसा। निर्माण किसने कराया? नरसिंह देव प्रथम। इसे कहा जाता ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। इसके बाद आ जाता इसमें कर्क रेखा। एक क्वेश्चन डिपेंडेबल था ऑप्शन पे। कर्क रेखा के सबसे निकटतम या समीपतम भारत का कौन सा शहर आता है? तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोलकाता। कौन सा आता है? कोलकाता। 2025 में विश्व यानी विश्व हॉकी कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। कितने राज्यों से? 8। लॉजिक बता रखा है, रागम छत्री बमीझा, रागम छत्री बमीझा, रागम छत्री बमीझा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही। अगर पूछ ले भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो, कौन सी है? कांगो। अगर मकर रेखा को काटने वाली लिम्पो, कौन सी है? लिम्पो। अगर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, सवेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा पत्तन देखने को मिलेगा? पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। अगर किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो ध्यान रखना, अधिनियम 1935। अधिनियम कौन सा था? 1935। वर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? अधिनियम 1935। वायुमंडल की कितनी सतह होती है? या पूछा जाता है वायुमंडल की किस सतह का तापमान हमेशा समान होगा? समताप। किसका होगा? समताप। और ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए वायुमंडल की कितनी सतह होती है? 5। कितनी सतह होगी? 5। तो ध्यान रखना जरा, 5 सतह में सबसे पहली बात करते हैं शोभ मंडल, दूसरा आता समताप, तीसरा आता मध्यम, और इसी के बीच में देखने को मिलेगी ओजोन। क्या देखने को मिलेगी? ओजोन। फिर होगा आयन, आयन के बाद आता बाह्य। कौन सा आता? बाह्य मंडल। तो पहली कौन सी है? शोभ, दूसरी समताप, तीसरी मध्यम, चौथी आयन, पांचवी बाह्य मंडल। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरा, अगर मैं बात करूं शोभ मंडल, इसे संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। बारिश होगी किसमें होगी? शोभ मंडल। आंधी तूफान जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी, सर्दी गर्मी सब कुछ, वो किसमें होता है? शोभ मंडल। पेड़ पौधे पाए जाएंगे शोभ मंडल। हम लोग रहते हैं किसमें? शोभ मंडल। इस कारण इसे कहते हैं हम संवहन मंडल। समझ में आ गई? दूसरे में चले गए, दूसरे में चले गए समताप। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका तापमान हमेशा समान होगा। किस मंडल का? समताप। और इस कारण इसमें ध्यान रखना, इस कारण इसमें वायुयान क्या भरते हैं? उड़ान। तो कौन सा मंडल है जिसमें वायुयान उड़ान भरते? तो हम कहेंगे समताप। कौन सा है? समताप। इसके बाद आता है मध्यम, और मध्यम और इसके बीच में हमें देखने को मिलेगी ओजोन लेयर। कौन सी देखने को मिलेगी? ओजोन लेयर। अब यहां से ओजोन लेयर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो कौन सी लेयर? ओजोन। कौन सी है? ओजोन।
अगर ओजोन परत ना होती तो कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा मिला करते, ठीक है, स्किन कैंसर होता। दूसरी कंडीशन, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ओजोन परत पर कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, डबसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं हम, डबसन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ओजोन लेयर से कि ओजोन गैस को या ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, तो इसे कहा जाता CFC। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस कहां से निकलती है, जितने भी हमारे कूलिंग के उपकरण हैं, कूलिंग के उपकरण हैं, वहां से कौन सी गैस निकल के आती है, CFC। और ये किसे हानि पहुंचाती है, ओजोन लेयर। ध्यान दे ले, ठीक है, कौन सी गैस है, ओजोन लेयर। यानी अगर कौन सी गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इतना समझ में आ गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, डबसन। ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, CFC। अगर पूछ लिया जाए, इसके बाद आता है हमारा कौन सा, आयन मंडल। आयन मंडल में कभी कभी देखा भी होगा, टीवी पे न्यूज पे दिखाते रहते हैं इस तरह के सैटेलाइट वगैरह, ठीक है, उपग्रह बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। अगर ये आयन मंडल नहीं होता, आयन मंडल नहीं होता तो हमारा कोई भी नेटवर्किंग सिस्टम काम नहीं कर पाता। ना तो हम क्या कोई सेल फोन यूज कर पाते, ना कोई रेडियो चला पाते, ना कोई टेलीविजन चला पाते। वो सब कुछ किसकी वजह से चल रहा है, आयन मंडल। किसकी वजह से, आयन मंडल। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता कि कृत्रिम उपग्रह या संचार ग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते, तो आयन मंडल। किसमें करेंगे, आयन मंडल। जितने भी नेटवर्किंग उपकरण है वो सब किससे कनेक्टिंग रहते हैं, तो आयन मंडल। अगर आयन मंडल नहीं होता तो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम काम नहीं करता। इसके बाद जो सबसे पूरी लेयर आती है इसे कहते हैं बाह्य मंडल। इसे क्या बोलेंगे, बाह्य मंडल। और यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारी क्या थी, वायुमंडल की कितनी लेयर थी, तो हम कहेंगे 5। सबसे नीचे शोभ, फिर समताप, फिर मध्यम, फिर आयन, फिर बाह्य मंडल। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो 78.8। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन। कितने परसेंट, 78.8। अगर 78 ना हो तो 79 पे भी जा सकते लगभग में, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन है 20.93। अगर 20.93 ना हो तो 21%। किस पे चले जाते हैं, 21%। इसके अलावा ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन 0.93, 0.93। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03%। अगर पूछ ले अन्य गैसें देखने को मिलेगी 0.04। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूक्ष्म बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78.8। अगर ऑक्सीजन कहा तो 20.93, 20.93। ऑर्गन की बात करें तो 0.93। अगर कार्बन डाई की बात करें तो 0.03। अन्य गैसों की बात करें तो 0.04। इतना क्लियर हो गया। बताओ जी, 1857 की क्रांति को यानी राष्ट्रीय विद्रोह कहा था किसने, बताओ जरा। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था किसने कहा था, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताओ जरा जी। बताओ तस्लीम, नहीं पता जी। तो ध्यान रखना, बेंजामिन। किसने कहा था, बेंजामिन। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, बेंजामिन। इंपोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। इसके बाद सैनिक विद्रोह, ये कहा था लॉरेंस और सीले। लॉरेंस और सीले। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था, लॉरेंस और सीले।
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर। किसने कहा था? बीडी सावरकर। हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र किसने कहा था? टेलर और आउट्रम। टेलर और आउट्रम। और अगर बात करें, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया भाई, 1857 की क्रांति को न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता, ये बात किसने कही थी? आरसी मंजूमदार। तो ध्यान रखना, एक तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस और सीले। और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। और हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र टेलर और आउट्रम। टेलर और आउट्रम। न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता, ये किसने कहा था? आरसी मंजूमदार। ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध कहा था, तो हम कहेंगे रीज ने। भाई दो अंग्रेज थे, वो ईसाई तो थे, ठीक है, तो इसे कहा था, यानी ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध कहा था किसने? रीज ने। क्लियर हो गया? तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वो। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा त्योहार मनाता था? और हुमायूं? तो ध्यान रखना, अगर मोहम्मद बिन कौन सा त्योहार मनाता था, तो हम कहेंगे होली। इतिहासकार इसे पागल भी कहते हैं, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इसे कह सकते पढ़ा लिखा अनपढ़। क्या बोलते हैं? पढ़ा लिखा अनपढ़। अगर बात करें इसी के समय, हम देखेंगे एक अफ्रीकी यात्री आता जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगर पूछ ले कहां से आया था ये? मोरक्को। कहां से आया था? मोरक्को से। और इसने एक पुस्तक लिखी, रहीला। पुस्तक लिखी रहीला। इस पुस्तक की भाषा पूछता है अरबी। कई बार पूछा गया कि रहीला की जो भाषा थी वो क्या थी? अरबी थी। अगर पूछ ले इसके कहने पर, यानी किसके कहने पर? इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? डाक विभाग की स्थापना की। और इसे कहा जाता रक्त पिपासु। किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। पागल कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी इसने? दौलताबाद। कहाँ की थी? दौलताबाद। सभी तो कहाँ लेके आ रहे थे? दिल्ली। ये कहाँ लेके गया? दौलताबाद। समझ में आ गया? चमड़े के सिक्के चलाए थे इसने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ जी, चमड़े के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चमड़े के सिक्के भी चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वो तो एक दिन का राजा था, शहाबुद्दीन। समझ में आ गया? चमड़े के सिक्के इसने भी चलाए, शहाबुद्दीन ने भी चलाए। जो एक दिन का राजा कहते हैं हम, कौन था? शहाबुद्दीन। ठीक है, अगर बात करें मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? हाँ जी बताओ जरा। 8 अप्रैल 1857 में। अगर पूछ ले 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857। कहां से होगी? मेरठ। कौन सी छावनी है? बैरकपुर छावनी। बटालियन कहे तो 34वीं इन्फेंट्री। मंगल पांडे क्या थे इसमें? सैनिक थे। ठीक है, अगर बात करें मंगल पांडे ने गोली किसे मारी थी? लेफ्टिनेंट बाग और व्यूरसन। लेफ्टिनेंट बाग और व्यूरसन, जिस कारण इन्हें फांसी दी गई 8 अप्रैल 1900 लिखा हुआ है, 1800 है, 1857। अगर बात करें यहाँ पे हम, जब 1857 की क्रांति हुई तो बिहार से नेतृत्व, यानी यहाँ के राजाओं ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। तो बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह। बिहार से कुंवर सिंह। लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने किया? नाना साहब तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और दिल्ली से किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय। अगर इलाहाबाद से किया? लियाकत अली। फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब इन्हें याद कैसे रखते? ध्यान रखना जरा। एक पूछा जाता है जगदीशपुर। जगदीशपुर से, यानी कहां पड़ेगा? बिहार में ही पड़ेगा। तो यहां से भी नेतृत्व करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, तो याद कैसे करने? नहीं, ये तो याद रहेंगे ऐसे। अब इन्हें याद कैसे करने? जैसे अब इसमें याद रखना, बिहार का है कुंवर। बिहार का कुंवर। बिहार का कुंवर। लखनऊ की बेगम।
लखनऊ की बेगम, कानपुर का नाना, कानपुर का नाना, और झांसी की रानी, झांसी की रानी, दिल्ली का बहादुर, दिल्ली का बहादुर। अभी शॉर्ट में याद करेंगे, जब दो एक बार कर लोगे इसे तो अपने आप याद हो जाएंगे सारे। और इलाहाबाद का कौन था? लियाकत, इलाहाबाद का लियाकत, फतेहपुर का अजीमुल्ला। तो बिहार का कौन है? बिहार का कुंवर, बिहार का कुंवर, लखनऊ की बेगम, लखनऊ की बेगम, बिहार का कुंवर, लखनऊ की बेगम, कानपुर का नाना, कानपुर का नाना, कानपुर का नाना, झांसी की, झांसी की रानी, झांसी की रानी, दिल्ली का बहादुर, दिल्ली का बहादुर, दिल्ली का बहादुर, इलाहाबाद का लियाकत, इलाहाबाद का लियाकत, फतेहपुर का अजीमुल्ला। बताओ जरा बिहार का, बिहार का, बिहार का, लखनऊ का, लखनऊ की बेगम, लखनऊ की बेगम, कानपुर का नाना, कानपुर का नाना, झांसी की रानी, झांसी की रानी, दिल्ली का बहादुर, दिल्ली का बहादुर, इलाहाबाद का लियाकत, इलाहाबाद का लियाकत, फतेहपुर का अजीमुल्ला, फतेहपुर का अजीमुल्ला। तो बिहार का, बिहार का, लखनऊ की, कानपुर का, कानपुर का, झांसी की, दिल्ली की, दिल्ली का, दिल्ली का, इलाहाबाद का, इलाहाबाद का लियाकत, फतेहपुर का अजीमुल्ला। इसके बाद अगर बात करें, इसमें इतना ही था क्या? ठीक है भाई, इसमें इतना ही था ये, ठीक है, बाकी इसमें करेंगे कल।